दोस्तों आज के स्टॉक मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। जो हमारे फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं वो करीब करीब 40 से 50% तक की गिरावट दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसे में एक सवाल आता है कि क्या एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है ऐसे मार्केट में। डिस्कस करेंगे 3 कंपनियों के एग्जांपल्स के साथ डिटेल में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए यहां पर किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज से। जब भी हम बात करते हैं फंडामेंटली साउंड कंपनियों की, तो फंडामेंटली साउंड कंपनियों में फंडामेंटल पैरामीटर्स तो हम देखते ही देखते हैं, इसके साथ ही साथ कुछ इंटेंजिबल पैरामीटर्स भी हम देखते हैं। तो आगे आपको वीडियो में क्लियरली समझ में आएगा और साथ ही साथ जो हम फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे राइट, उस फ्रेमवर्क के साथ आप खुद डिसाइड कर पाओगे वीक या स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक टेक्निकल चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। अब इस पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट में करंट प्राइसेस हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आपको इस चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि मैंने 1 मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट लगा दिया है। तो अब यहाँ पर आप देखिए तो चार्ट नीचे से कुछ ऊपर आया, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से कहीं और जा रहा होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 1 2 3 पिछले 2012-13 से लेकर 2024-25 तक यहाँ पर 3 बार एक नए ऑल टाइम हाई बन चुके। इसके साथ ही साथ 3 बार यहाँ पे एक नया लो बन चुका है। अब ध्यान दीजिए तो मार्केट में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब फंडामेंटली साउंड कंपनियां क्या होती हैं? फंडामेंटली साउंड कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका कि बिजनेस इंटैक्ट होता है, बिजनेस पैरामीटर स्ट्रांग होते हैं, साथ ही साथ उनके सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ हो रही होती है एंड सेक्टर टेलविंड्स के साथ ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ हो रही होती है। तो ऐसे में कंपनियां जो है उनके चार्ट पैटर्न्स में ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं होती है। अब वैल्यू इन्वेस्टर क्या करते हैं? वैल्यू इन्वेस्टर्स जनरली जब स्टॉक गिरने लगता है, तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी है C1, इस कंपनी में बिजनेस का ओवरऑल टेलविंड्स चल रहा है, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ऑर्डर बुक इनकी ह्यूज है। अब ऐसे में क्या होता है कि स्टॉक प्राइसेस यहाँ पे 2 तरह से भागते हैं, 2 वजह से। इनफैक्ट पहली वजह क्या होती है? एक तो उसके फंडामेंटल्स अपने, दूसरी वजह क्या होती है? उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टर्स प्रीमियम प्राइस पे करने को तैयार रहते हैं ऐसे स्टॉक्स में। तो होता क्या है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे वैल्यू रियलाइजेशन होती है एंड होता क्या है कि वहां पर मोस्टली इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एंड नए इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री के दरवाजे खुलते हैं। तो होता क्या है कि इसमें गिरावट होती है। अब मान लीजिए ये स्टॉक 10 रुपए से 30 रुपए तक गया, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की, अब ये आ गया 15 रुपए पे। तो जो 10 रुपए से 30 रुपए पे गया और उसने यहाँ पे 30-25 पे सेल किया, वो तो प्रॉफिट लेके निकल गया। अब नए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये आगे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो जनरली होता क्या है कि जो स्टॉक 30-40% गिर चुके होते हैं उनमें जो गिरावट होती है, 2 इंपॉर्टेंट कारण तो मैंने बताए। अब जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए खासतौर पे, तो वहां पर हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती है। और वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि पहले का ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 3-4-5 सालों का अर्निंग्स ग्रोथ का रिकॉर्ड, के साथ ही साथ बैलेंस शीट का रिकॉर्ड एंड इंडस्ट्री टेलविंड्स का रिकॉर्ड, यानी कि इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंडस्ट्री ठंडी पड़ी है, जैसे कि ऑटो सेक्टर था 2015-16 में, ऑटो सेक्टर ठंडा पड़ गया था, तो ऑटो सेक्टर की कंपनियां भी ठंडी पड़ गई थी वहां पे 3-4 सालों के लिए। तो ऐसे में इंडस्ट्री टेलविंड की भी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनियां डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्टॉक्स हैं, पहला स्टॉक जो है वो है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। अब इसको प्रदीप आप जो कहना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो कोर प्रोडक्ट्स हैं आप वो देखिए, ये क्या है? ये नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी सेक्टर डिमांड क्या है और साथ ही साथ कस्टमर डिमांड क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि टोटल फर्टिलाइजर्स में करीब करीब 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं पे N20 सेगमेंट में यहाँ पे करीब 21% और
अदर एनपी के सेगमेंट पे करीब करीब 94% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिले। ये रीसेंट Q3 का डाटा है। अब ऐसे में पास्ट 1, 2, 3, 4 सालों में जो ओवरऑल ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड रहता है सेल्स का, प्रॉफिटेबिलिटी का, उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से 57% प्रमोटर्स हैं, केवल और केवल 17% पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 25% के आसपास आपको FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो दूसरी कंपनी है, वो कंपनी यहाँ पे REC लिमिटेड है, पावर सेक्टर की कंपनी, राइट। पावर सेक्टर में क्या टेलविंड्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार का क्या योगदान है, क्या प्लान्स हैं, पाइपलाइन में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कन्वेंशनल पावर जनरेशन में कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या रेवेन्यूज हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ सोलर रूफटॉप्स की बात होती है, तो सोलर रूफटॉप्स पे सरकार बहुत ज़्यादा कामकाज कर रही है, तो ऐसे में यहाँ से कैसे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम REC का देखें तो 52% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 15% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 33% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, ये तो बात हो गई दो कंपनियों के बारे में। अब तीसरी कंपनी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जल्दी से डिस्कस करेंगे हमारा फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो तीसरी कंपनी है वो दीपक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब ये फर्टिलाइजर्स जो क्रॉप न्यूट्रिशन हो गया है, इंडस्ट्री केमिकल्स हो गया है, माइनिंग केमिकल्स हो गए, ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके जो ओवरऑल कस्टमर्स हैं वो बिजनेस टू बिजनेस टाइप के हैं या B2C टाइप के हैं, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके का मतलब इस तरह की कंपनियों के, तो यहाँ पे जस्ट मैं रेफरेंस के तौर पे कंपनियों को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको एक इनपुट मिले एंड आप स्टडी कर सके कि हाँ किस तरह की कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लायक होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 45% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 31% के आसपास पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 24% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क स्टडी करने के लिए हम चलते हैं सीधे स्क्रीनर पर, और सिंस फ्रेमवर्क की बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, राइट। कंपनी की ओवरऑल अर्निंग्स, कंपनी का बैलेंस शीट एंड इंडस्ट्री के टेलविंड्स। तो इंडस्ट्री टेलविंड्स एक ऐसी चीज़ हो गई जो कि इंटेंजिबल काइंड ऑफ चीज़ हो गई, जिसको कि हम देख और महसूस नहीं कर सकते, हालांकि डाटा के बेसिस पे हम उसको स्टडी कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है और साथ ही साथ सरकार का क्या योगदान है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए हम कुछ स्क्रीनर के पैरामीटर्स इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्क्रीनर की वेबसाइट हमने ओपन कर ली है। अब यहाँ पे हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हाई प्राइस, ऑल टाइम हाई प्राइस है, उसमें से हम CMP को रिड्यूस कर दे रहे हैं, एंड CMP जो रिड्यूस होगा उसको हम ऑल टाइम हाई प्राइस से, हाई प्राइस ऑल टाइम से डिवाइड कर देंगे, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज। तो ये परसेंटेज हम क्या कह रहे हैं कि 40% से ज़्यादा होना चाहिए, एंड सेम चीज़ यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं कि ये चीज़ जो है 55% से लेस होनी चाहिए। क्यों लेस होनी चाहिए? क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि 2016 में, मान लीजिए 2016 में उनका प्राइस 400 रुपये था, 2018 में 200 रुपये हुआ, 2020 में 100 रुपये हुआ, 2023-24 में 50 रुपये हुआ, आज हो सकता है 20 रुपये हो। तो वो इस क्राइटेरिया में कहीं ना आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया कि 55% से ज़्यादा नहीं हो ऐसी कंपनियां। तो यहाँ पे इसको अगर रन करते हैं तो 1000 से ज़्यादा कंपनियां निकल के आती हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिंपल से कुछ और पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि राइट, अर्निंग्स इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों का ग्रेटर देन 12% एंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे पिछले 5 सालों का ग्रेटर देन 10%। ठीक, इसको रन करेंगे तो कितनी कंपनियां आएंगी, आप लोग करते जाइए इसको और करके कमेंट जरूर करिए कि कितनी कंपनियां निकल के आई इस स्टेप के बाद। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ के बाद हमने क्या किया, वैल्यूएशन चेक करेंगे। वैल्यूएशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन द करंट प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है और कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू का हम इस्तेमाल करते हैं ओवरऑल वैल्यू इन्वेस्टिंग में। तो जनरली जब करंट प्राइस, जो मान लीजिए किसी स्टॉक का करंट प्राइस 100 रुपये चल रहा है और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 150 रुपये है, तो ऐसे में वहाँ पे 50 रुपये डिस्काउंट माना जाएगा एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसकी जो
बुक्स में वैल्यू है वो 150 रुपये है, बट यहाँ पे मार्केट में वो एक डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, यानी कि 100 रुपये पे मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे कुछ इंटेंजिबल चीजें, प्रमोटर होल्डिंग हम कर देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन 40 एंड FII होल्डिंग हम यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन 4 एंड DII होल्डिंग हम यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन 4। तो इसको हम रन करेंगे तो करीब 11 कंपनियां निकल के आ रही। अब 11 कंपनियों का मतलब क्या हुआ, 11 कंपनियों का मतलब ये हुआ कि इसके बाद असली हमारी जो है एनालिसिस फ्रेमवर्क तो हमने क्रिएट कर लिया, इसके बाद एनालिसिस शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पर फिर कुछ इंटेंजिबल पैरामीटर्स जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने में सक्षम है या नहीं, एंड पिछले जो भी क्राइसिस हुई थी या करेक्शंस हुए थे मार्केट में, उस सिचुएशन में कंपनी के परफॉर्मेंसेस कैसे रहे थे, कंपनी ने कैसे अपने आप को संभाला था उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे जो भी हमारा फ्रेमवर्क है, राइट, इस फ्रेमवर्क के हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि प्राइसेस गिरे हैं। अब प्राइसेस गिरे हैं डज नॉट मीन कि कंपनी स्ट्रांग है, प्राइस गिरता है एक रीजन के साथ, और हमारा काम एज एन इन्वेस्टर उस रीजन को पता करना इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि टेम्पोररी प्रॉब्लम है या परमानेंट डैमेज है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी स्टॉक 40-50% या उससे ज्यादा की गिरावट दिखाए तो फोमो में बिल्कुल मत आइए, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में बिल्कुल मत आइए या पैनिक मत करिए। आप सिंपल सी 3 चीजें देखिए, अर्निंग्स, बैलेंस शीट एंड इंडस्ट्री टेलविंड्स। अब यहाँ पे जो स्क्रीनर हमने लिया था, राइट, उसमें हमने ओवरऑल डेट वाला पैरामीटर नहीं इस्तेमाल किया था। आप चाहे तो बैलेंस शीट रिलेटेड पैरामीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो डेट रिलेटेड पैरामीटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि डिसीजंस जो भी हो रहे हैं, डिसीजंस डाटा के बेसिस पे होते हैं, ना कि इमोशंस के बेसिस पे। तो अगर आपको ऐसे फ्रेमवर्क्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। कुछ आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया इनफैक्ट कि आपकी वीडियो जो है कई सालों के बाद हमारे स्क्रीन पर आई है, तो उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि हुआ क्या था 2024 के बाद से, सितंबर 2024 के बाद से कई सारी वीडियोस हमारी एक करके रिमूव होने लगी, कई सारी वीडियोस हाइड कर दी गई इंडिया में, और उसके बाद हमें करीब 2000 वीडियोस के आसपास डिलीट करनी पड़ी। तो जो हमारी 4-5 साल की मेहनत थी, राइट, वो एकदम से नीचे हो गई, और हमें फिर से वो चीज़ें बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस पहले भी नहीं होते थे, रिकमेंडेशंस आज भी नहीं होते हैं, बट सिस्टम जब देखता है ओवरऑल सबको तो एक चश्मे के साथ देखता है, तो हो सकता है उसमें हम भी फिल्टर आउट हो गए हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप बहुत ख्याल रखिए अपना।